कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान और राजकीय महाविद्यालय जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में चलाए जा रहे राजनीति विज्ञान के ज्ञानदूत 2 कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हम अध्ययन करेंगे राजनीति विज्ञान में संप्रभुता की अवधारणा। यह बीए फर्स्ट ईयर में राजनीति विज्ञान के मूल आधार पेपर से संबंधित है। मैं डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी, असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ पॉलिटिकल साइंस। संप्रभुता या प्रभुसत्ता। संप्रभुता अंग्रेजी का शब्द सॉवरेंटी का हिंदी अनुवाद है। इस शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के सुपर व एनस शब्द से हुई, जिसका अर्थ है सर्वोच्च शक्ति। राज्य में ऐसी शक्ति का होना आवश्यक है जो आंतरिक व बाहरी रूप से स्वतंत्र व सर्वोच्च हो, वरना अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी। यानी एक राज्य में, राजनीति विज्ञान में जैसा आप जानते हैं, राज्य देश को कहते हैं। एक देश के अंदर एक ऐसी सर्वोच्च शक्ति होनी चाहिए जो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। ये राज्य का एक आवश्यक तत्व भी माना जाता है। वर्तमान में जो राज्य के आवश्यक तत्व होते हैं 4 माने जाते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। यानी संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति होती है जिससे देश आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होता है। 1947 से पहले भारत के पास निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार थी, परंतु संप्रभुता नहीं थी। तो 15 अगस्त 1947 को जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, उसी से संप्रभुता भारतीयों के हाथ में आई। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1576 में 1576 में बोदान ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक में किया। उसके शब्दों में संप्रभुता सर्वोच्च शक्ति है जो कानून के नियंत्रण से परे है, यानी कानून से ऊपर है वो, और वे सर्वोच्च शक्ति माना गया था उसको। ग्रोशियस ने अपनी पुस्तक ऑन द लॉ ऑफ वार एंड पीस में लिखा कि उस व्यक्ति आदि में निहित सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जिसके कार्य अन्य किसी पर आश्रित न हो तथा जिसकी इच्छा का उल्लंघन न किया जा सके। यानी उस व्यक्ति में, उसमें राजनीतिक शक्ति के रूप में निहित है जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। यानी देश के अंदर कोई सर्वोच्च शक्ति है। गार्नर के शब्दों में संप्रभुता राज्य की ऐसी विशेषता है जिसके कारण वह केवल अपनी इच्छा से बंधा होता है। यानी वो अपनी इच्छा से बंधा होता है, किसी दूसरे के अधीन नहीं होता। विलोबी ने अपनी पुस्तक द नेचर ऑफ द स्टेट में लिखा, संप्रभुता को राज्य की सर्वोच्च इच्छा कहते हैं। जेलिने के शब्दों में संप्रभुता राज्य की वह विशेषता है जिसके कारण स्वेच्छा के अतिरिक्त उस पर कोई कानूनी अंकुश नहीं हो सकता। यानी इसको खुद की जो स्वेच्छा है, खुद की इच्छा है, वही एक नियंत्रण है, औरों के नहीं। ये जो परिभाषाएं हैं, इसमें संप्रभुता के कानूनी सिद्धांत के लक्षण नजर आते हैं। यानी कानूनी दृष्टि से एक कोई सर्वोच्च होता है। वह संप्रभुता को निरंकुश, मौलिक, स्थायी, अविभाज्य तथा अहस्तांतरणीय बताते हैं। निरंकुश यानी सबसे ऊपर है, मौलिक है, स्थायी है, वो अस्थायी नहीं हो सकती, अविभाज्य यानी उसका विभाजन नहीं कर सकती, विभाजन होते ही अलग हो जाती है, और अहस्तांतरणीय यानी दूसरे को नहीं दे सकते। अब हम देखेंगे संप्रभुता के प्रकार। ये आप स्लाइड पर देख सकते हो। मुख्य रूप से इसके 4 प्रकार हैं। पहला, नाम मात्र व वास्तविक संप्रभुता। नाम मात्र या औपचारिक संप्रभुता का अर्थ उस शासक, राजा या संप्रभु से होता है जिसे वास्तविक अधिकार नहीं होते, परंतु सरकार का प्रमुख या अध्यक्ष वही माना जाता है तथा सरकार के महत्वपूर्ण कार्य
उसी के नाम से किए जाते हैं, जैसे ब्रिटेन का सम्राट व भारत का राष्ट्रपति। यह संसदीय प्रणाली में होता है। इसमें जैसे ब्रिटेन का सम्राट या भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र के लिए प्रमुख है। जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किया जाता है वो प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। कैबिनेट के साथ मिलकर प्रधानमंत्री द्वारा ही किया जाता है। तो नाम के लिए ब्रिटेन का सम्राट और राष्ट्रपति ऊपर है, और वास्तव में शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। उसी की सलाह से वह काम करता है। यह अंतर संसदीय प्रणाली में ही होता है, अध्यक्षात्मक में नहीं होता। दूसरा, विदित व तथ्यत, डी फैक्टो एंड डी जूरे। विधि के अनुसार संप्रभु उसे कहते हैं जिसकी सत्ता संविधान की दृष्टि से सही व न्यायपूर्ण हो। इसके विपरीत जो सत्ता केवल शक्ति पर आधारित हो उसे तथ्यत या यथार्थ या वास्तविक संप्रभु कहते हैं। यानी कानून की दृष्टि से जो संप्रभु बना हो वो विधि के अनुसार विदित हो गया, डी जूरे हो गया, लैटिन शब्द डी जूरे, यानी कानून के अनुसार वो सही है। परंतु कई बार ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति, तानाशाह या सेना का जनरल सत्ता पर अधिकार कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो वह तथ्यत यानी डी फैक्टो, फैक्ट यह है कि उसके पास संप्रभुता चली जाती है, उसका प्रयोग करता है, वह तथ्यत संप्रभु होता है। जैसे 1999 में पाकिस्तान में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ये कानून के अनुसार चुनकर आए हुए थे, संविधान के अनुसार वहां के प्रधानमंत्री थे, परंतु उनको हटाकर उसमें जो जनरल थे परवेज मुशर्रफ, उन्होंने सत्ता पर कब्जा कर लिया और तथ्यत संप्रभु बने। तो यहाँ ऐसी स्थिति आती है, विधि के अनुसार नवाज शरीफ संप्रभु और तथ्य के अनुसार परवेज मुशर्रफ तथ्यत संप्रभु बन गए। ये जहाँ क्रांतिवीर आती है उसमें ये अंतर पैदा होता है। तीसरा, वैधानिक व राजनीतिक संप्रभुता। वैधानिक यानी कानून के अनुसार। एक राज्य में कानूनों का निर्माण करने व पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति जिसके पास होती है वह वैधानिक या कानूनी संप्रभु होता है। इसे न्यायालय स्वीकार करता है और इसका प्रयोग कार्यपालिका करती है। कार्यपालिका कानूनों को पालन कराने की सर्वोच्च शक्ति होती है। निर्माण कराने की, पालन कराने की जो शक्ति होती है वो कानूनी संप्रभु होता है। इसका समर्थन जो किया बोदान, हॉब्स व बेंथम ने किया। व्यवस्थापिका कानून बनाती है और कार्यपालिका सामान्यतः लागू करती है। तो ये जो कानूनी सत्ता है इसको प्रभावित करने वाली शक्तियों को राजनीतिक संप्रभुता कहते हैं। यह जनता के अंदर मानी जाती है और ये राजनीतिक संप्रभुता इसका प्रयोग भी संसद करती है। डायसी ने लिखा कि कानूनी संप्रभु के पीछे एक और शक्ति विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को भी झुकना पड़ता है। यानी जो कानूनी संप्रभु है उसके पीछे कोई सत्ता है, एक और शक्ति विद्यमान है जिसके सामने कानूनी संप्रभु को झुकना पड़ता है, वो राजनीतिक संप्रभुता होती है। और गिल क्राइस्ट के शब्दों में राजनीतिक संप्रभुता उन प्रभावों का योग है जो कानून के पीछे होती है। ये कानून के पीछे होती है और ये राजनीतिक संप्रभुता मानी जाती है। फिर है लोक या लोकप्रिय संप्रभुता। लोक का मतलब जनता की, इसका अर्थ है जनता की संप्रभुता। सर्वप्रथम इटली के दार्शनिक मार्सिलिया ऑफ पंडुआ ने डिफेंसर पेसिस अपनी पुस्तक में पोप की सत्ता को चुनौती दी। वह माना कि शासक की नीति जन सहमति पर आधारित होनी चाहिए। इटली में पोप की सत्ता थी, जो ईसाइयों का सर्वोच्च धार्मिक गुरु होता है, उसी की सत्ता मानी जाती थी। परंतु उन्होंने माना कि जो जनता है या जनता की होना चाहिए, जो शासक कोई भी इसका जन सहमति पर आधारित होना चाहिए। इसका जो सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया वो रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट ग्रंथ में। उन्होंने राज्य की सत्ता को सामान्य इच्छा जनरल विल पर आधारित माना और
रूसो को ही लोकप्रिय संप्रभुता का जनक माना जाता है। इसका समर्थन सिसरो व आल्थुजियस ने किया। इसका विकास देवी अधिकारों के विरोध में हुआ। इससे पहले देवी अधिकारों पर जोर दिया जाता है कि राजा को देवी यानी देवता ने बनाया है, ईश्वर ने बनाया है और उसी के अधिकार, उसी के आदेशों का पालन करना चाहिए, उसका विरोध नहीं कर सकते। तो इसके विरुद्ध में यह है कि ये जनता पर आधारित होना चाहिए और राज्य जो बना है वो देवता या भगवान ने नहीं बनाया राज्य और राजा को, और लोगों ने आपसी समझौता करके बनाया है इसको। सिसरो के शब्दों में, सिसरो ने पुस्तक जो लिखी द रिपब्लिक, इसका लैटिन नाम डी लेगाबस है। उन्होंने माना कि शासन की अंतिम शक्ति जनता के अंदर निहित है। एक बात स्पष्ट कर सकता हूं, इनको सिसरो की बुक है जो द रिपब्लिक है और प्लेटो की जो बुक है वो रिपब्लिक है ओनली। आल्थुजियस ने अपनी पुस्तक सिस्टमैटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स में राज्य की उत्पत्ति सामाजिक समझौते से मानी। वह लोकप्रिय संप्रभुता की धारणा दी। सामाजिक समझौतावादी विचारक हॉब्स, लॉक और रूसो है जो राज्य को और जन सहमति पर आधारित मानते हैं, सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। ये लोकप्रिय संप्रभुता यानी देवी उत्पत्ति अधिकारों के विरोध में आया। इसके ये 4 प्रकार बताए गए संप्रभुता के। 4 प्रकार माने नाम मात्र व वास्तविक, विदित व तथ्यत, वैधानिक व राजनीतिक, लोकप्रिय संप्रभुता। अब हम देखेंगे संप्रभुता की एकलवादी अवधारणा, मोनिस्टिक थ्योरी, अर्थ और इसका परिभाषा। सर्वोच्च संप्रभुता संपन्न राज्य का सिद्धांत ही एकलवादी सिद्धांत कहलाता है। इसके अनुसार राज्य की समस्त शक्ति एक ही बिंदु पर केंद्रित होती है और वह बिंदु राज्य है। वह निरंकुश सरकार का सिद्धांत बन जाता है। इसका समर्थन किया बोदान, हॉब्स, बेंथम, हीगल व जॉन ऑस्टिन ने किया। यानी एक राज्य में जो सर्वोच्च शक्ति होगी वो एक ही होगी, वो सर्वोच्च होगी, वो निरंकुश होगी और वो आंतरिक और बाहरी रूप से स्वतंत्र होगी। सामान्यतः एकलवादी सिद्धांत को संप्रभुता का माना जाता है। बाद में बहुलवादी सिद्धांत भी आया। इसमें हम देखेंगे जो मुख्य विचारक है, इसमें 4 हैं। बोदान ने अपनी पुस्तक 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिक 15 क्षेत्र में संप्रभुता शब्द का शब्द पहली बार प्रयोग किया था। इसमें लिखा कि संप्रभुता वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं है, यानी वह सर्वोच्च शक्ति माना इसको। बोदान फ्रांसीसी विचारक है और वह यह विचार उन्होंने मध्य युग में चर्च और राज्य संघर्ष से लिया। उन्होंने सर्वप्रथम संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया था। मध्यकाल में एक विवाद था चर्च और राज्य। इसमें चर्च और उसके जो सर्वोच्च धार्मिक अधिकारी या गुरु कह सकते हैं वो पोप थे और एक तरफ राज्य। इन दोनों में संघर्ष था कि ऊपर कौन है, चर्च ऊपर है या राज्य ऊपर है। तो जिस तरह विचारक आए उन्होंने धीरे धीरे माना कि राज्य के पास संप्रभुता है तो धार्मिक राज्य ऊपर होता है और चर्च इसके नीचे है। परंतु पोप की धारणा या व्याख्या थी कि चर्च ऊपर है और राज्य उसके अधीन है। इन्होंने मध्य युग से अवधारणा ली। उन्होंने माना कि राज्य ऊपर है, सबसे ऊपर है, परंतु उन्होंने व्यवहार में संप्रभुता पर 5 प्रतिबंध लगाए कि वो इन प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं कर सकता। 5 ये हैं। देवी या ईश्वरीय विधि, देवी या ईश्वर की जो विधि है उसकी व्याख्या धार्मिक लोग करते हैं, तो वो सबसे ऊपर है ईश्वरीय विधि। दूसरा प्राकृतिक विधि, जो प्रकृति के अनुसार सही है, प्राकृतिक विधि। संवैधानिक कानून। चौथा संपत्ति का अधिकार और 5वां रीति रिवाज या फ्रांस का सैलिक लॉ। जो रीति रिवाज होते हैं उनमें फ्रांस में उनको सैलिक लॉ कहा गया। तो इन 5 बातों का कोई भी संप्रभु उल्लंघन नहीं कर सकता। संप्रभु इन सब का उल्लंघन नहीं कर सकता, यानी प्रतिबंध लगा दिया उन्होंने। सर्वोच्च तो है परंतु सर्वोच्च शक्ति माना, परंतु फिर भी उस पर प्रतिबंध लगा दिया। तो इस पर सेबाइन प्रसिद्ध विचारक है, उन्होंने एक बुक लिखी है हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी। ये सेबाइन और थॉमस एल्फॉर्सन की बहुत ही प्रसिद्ध बुक है।
ये हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी में कहा कि बोधान अपने विचारों में न तो मध्य युगीन रह गया और न ही आधुनिक। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मध्य युगीन होता तब तो फिर पोप को सर्वोच्च मानता, और आधुनिक होता तो 5 प्रतिबंध नहीं लगाते। तो यानी एक तरह से दो बातें एक साथ हो गई, संप्रभु को सर्वोच्च भी मान लिया और उस पर प्रतिबंध भी लगा दिया। इसके बाद विचारक आता है होब्स। होब्स ने इसका वर्णन जो अपना प्रसिद्ध ग्रंथ था लेवियाथन में किया। ये ब्रिटेन का विचारक है। इन्होंने निरंकुश संप्रभु का समर्थन किया और संप्रभु को उन सभी बंधनों से मुक्त कर दिया जो बोधान ने लगाए थे। होब्स भी सामाजिक समझौतावादी विचारक है। इन्होंने माना कि राज्य का निर्माण लोगों ने आपसी समझौते द्वारा किया है और उसके बाद जो संप्रभु बना वो बिल्कुल सर्वोच्च, शक्तिमान, अविभाज्य व अमर्यादित है, उस पर कोई सीमाएं नहीं है। उन्होंने माना कि जो समझौता तो हुआ है परंतु तलवार के बिना समझौता केवल शब्द मात्र है। तलवार माने शक्ति, जब तक शक्ति नहीं होगी समझौते को कोई नहीं मानेगा। परंतु उसने ये कहा कि संप्रभु बिल्कुल सर्वोच्च है, व्यक्ति को उसके आदेशों का पालन करना चाहिए। परंतु एक बात उसने कही कि इस संप्रभु की आज्ञा का व्यक्ति उल्लंघन कर सकता है आत्मरक्षा के आधार पर, सेल्फ डिफेंस के आधार पर। जब राज्य नहीं था, प्राकृतिक अवस्था थी, उसमें व्यक्ति के पास एक ही अधिकार था, आत्मरक्षा, और ये अधिकार उसका हमेशा बना रहता है। सेल्फ डिफेंस आज भी बना रहता है। आज भी और कानून के अनुसार कोई सेल्फ डिफेंस में का अधिकार व्यक्ति को होता है कि उसमें किसी की मृत्यु हो जाती है सेल्फ डिफेंस में, तो भी व्यक्ति का कुछ न बचाव ही होता है उसमें। ये सेल्फ डिफेंस सबसे महत्वपूर्ण होना है। बेंथम, ए फ्रेगमेंट ऑन गवर्नमेंट, 1776 में पुस्तक लिखी उन्होंने। ये इन्होंने एक उपयोगितावादी विचारक है। इन्होंने माना कि संप्रभु निरंकुश है, उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, परंतु उसकी शक्ति का आधार किस तरह काम करना चाहिए उसको। उन्होंने कहा कि ऐसा काम करना चाहिए जिसको अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख हो, यानी उसको संप्रभु को उपयोगितावाद से सीमित कर दिया गया, अर्थात संप्रभु वही कार्य करे जिसे सुखों में वृद्धि हो और दुखों में कमी हो। सर्वोच्च तो मान लिया परंतु फिर भी कुछ प्रतिबंध लगा रहा है इसके ऊपर। उन्होंने बेंथम एक उपयोगितावादी विचारक है। ये उन्होंने माना कि दुनिया में दो चीजें हैं, सुख और दुख। सभी व्यक्ति सुख प्राप्त करना चाहते हैं और दुखों से बचना चाहते हैं। तो राजा को या संप्रभु को ऐसा काम करें जिसे सुखों में वृद्धि हो, यानी वही चीज उपयोगी है जिसे सुख बढ़े और दुख कम हो, इसलिए उनको उपयोगितावाद से सीमित किया गया। फिर हम देखते हैं जॉन ऑस्टिन। जॉन ऑस्टिन ने इसका वर्णन लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस 1832 में प्रसिद्ध पुस्तक में किया। इनका विचार भी एकलवादी व कानूनी है। ऑस्टिन के शब्दों में कोई निश्चित उच्च सत्ताधारी मनुष्य जो स्वयं वैसी ही उच्च सत्ताधारी के आदेश मानने का अभ्यस्त न हो, यदि किसी समाज का बड़ा भाग उसके आदेशों का स्वभावतः पालन करता हो तो वह उच्च सत्ताधारी मनुष्य उस समाज में संप्रभु हो। ऑस्टिन का कथन है, उच्चतर द्वारा निम्नतर को दिया गया आदेश ही कानून है। जॉन ऑस्टिन यानी कोई ऐसा समाज में हो सत्ताधारी जो दूसरे उसी प्रकार के आदेश मानने का अभ्यस्त नहीं हो और बड़ा भाग उसके स्वाभाविक पालन करते हैं, यानी राज्य कानूनों का लोग स्वभावत पालन करते हैं, स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं, वो संप्रभुताधारी है। इसकी कुछ विशेषताएं अगर देख सकते हैं कि संप्रभु तो कोई निश्चित व्यक्ति है, एक व्यक्ति है समाज में कोई, और दूसरा एक समाज में एक ही संप्रभु होता है, अनेक संप्रभु नहीं हो सकते, एक ही हो सकता है, तो ये एकलवादी है। और तीसरा उसका जो पालन है समाज का अधिकांश भाग स्वभावतः करता है, यानी जो इसके आदेश होते हैं या कानून होते हैं उसका लोग स्वाभाविक रूप से पालन करते हैं, उसकी आदत में होता है। फिर चौथा, संप्रभु ही आदेश देने व कानून का एक स्रोत होता है, एकमात्र स्रोत होता है, वही आदेश देता है, कानून का स्रोत भी संप्रभु होता है। और पांचवा, समाज में उसके जैसा कोई और संप्रभु नहीं होता, वो एक ही होता है
और संप्रभु ज्यादा नहीं हो सकते, ज्यादा होगा तो स्टेट ही अलग हो जाएगा। इन इनको एक कानूनी सिद्धांत का अच्छी व्याख्या मानी जाती है, परंतु इनकी आलोचना जो कि हेनरी मैन ने की, उनके पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूशंस, 1876 में की उन्होंने। उसके शब्दों में ऐसा मानव प्रभु नहीं मिलता और संप्रभुता पर रीति रिवाजों, धर्म व नैतिकता की सीमाएं होती है। ऐसा समाज में अभी तक हमें देखने को नहीं मिलता जिसकी आज्ञा का पालन करता है, और जो रीति रिवाज व चूंकि कोई भी संप्रभु होता है तो देश रीति रिवाज और नैतिकता की उसको पालन करना पड़ता है, और रीति रिवाजों का वो उल्लंघन नहीं कर सकता। इसकी आलोचना के लिए, परंतु फिर भी इसकी व्याख्या अच्छी मानी जाती है, श्रेष्ठ मानी जाती है। हीगल ने भी माना कि राज्य जो है सर्वोच्च है, वो धरती पर पृथ्वी का अवतरण है, एक तरह से पृथ्वी इसकी ईश्वर के समान ही माना, और उसकी हमें आज्ञा का पालन करना चाहिए, तो उसकी आज्ञा का हम उल्लंघन नहीं कर सकता। हीगल ने भी ऐसा माना। अब हम देखते हैं इसकी आलोचना जो है समाज के आधार पर। एकलवादी राज्य को सर्वोच्च संगठन मानते हैं, जबकि इसके विरोध उसके बाद जो सिद्धांत है बहुलवादी मानते हैं कि राज्य में रहने वाले परिवार, चर्च, आर्थिक व व्यक्ति सांस्कृतिक संगठनों के सदस्य भी होते हैं। ये मानते हैं कि एक ही सर्वोच्च होता है, परंतु बहुलवादी मानते हैं कि समाज बहुल है, उसमें परिवार की आज्ञा का व्यक्ति पालन करता है, चर्च यानी धार्मिक संगठन का भी पालन करता है, आर्थिक सांस्कृतिक संगठनों का सदस्य होता है, और इनकी आज्ञा का पालन भी वो करता है। दूसरा, ऐतिहासिक आधार पर बहुलतावादी मानते हैं कि प्राचीन व मध्य युग में राज्य संप्रभुता संपन्न नहीं थे, राज्य के पास पूरी संप्रभुता नहीं थी, उन पर सामाजिक आर्थिक परंपराओं के प्रतिबंध थे। तो उस पर परंपराओं के प्रतिबंध होते हैं। जैसे भारत में मान लीजिए किसी पंजाब स्टेट के लिए कह दिया जाए कि कोई भी पगड़ी नहीं रखेगा, दाढ़ी नहीं रखेगा और धार्मिक चिन्ह नहीं रखेगा, तो ऐसा संप्रभु नहीं हो सकता जो सारी इन परंपराओं को हटकर कानून बना सके या इनको उल्लंघन करते हुए कानून बना सकते, फिर जनता उसका विद्रोह करती है, विरोध करती है। लोकतंत्र के आधार पर बहुलतावादी मानते हैं कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना संप्रभुता संपन्न राज्य में नहीं बल्कि बहुल समाज में ही संभव है। यानी लोकतांत्रिक समाज वो है जहां ज्यादा से ज्यादा चॉइस हो, एक सर्वोच्च नहीं हो सकता, ज्यादा लोगों के पास संप्रभुता होनी चाहिए, और संप्रभुता निरंकुश नहीं। बहुलतावादियों के अनुसार संप्रभुता निरंकुश नहीं होती है। राज्य के अंदर रीति रिवाजों व अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में राज्य के अधिकारों, संधियों, कानूनों का पालन भी उसे करना पड़ता है। तो देश में जो रीति रिवाज हैं और उनका भी उसको पालन करना पड़ता है, उसी के अनुसार कानून बनाए जाते हैं। जब कानून बनाए जाते हैं तो सामाजिक परंपराओं, रीति रिवाजों का ध्यान रखा जाता है। इसके साथ साथ संधियों का, अंतरराष्ट्रीय संधियों का, कानूनों का भी देश को पालन करना पड़ता है। तो ये आलोचना मानी जाती है। फिर भी विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे संप्रभुता की अवधारणा बहुलवादी, प्लूरलिस्टिक थ्योरी ऑफ सॉवरेंटी। ये विचारधारा एकलवादी अवधारणा के विरोध में मानी जाती है। इसका जो विकास हुआ वो प्रथम विश्व युद्ध के आसपास माना जाता है। इसे बहुलतावादी इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह राज्य को सत्ता का एकमात्र, अंतिम व सर्वोच्च सत्ताधारी नहीं मानता, बल्कि अनेक राज्य को अनेक सामाजिक संघों में से एक संघ मानता है। इसको स्थापित करने का श्रेय जो है जर्मन के विचारक गियर्क व अंग्रेज दार्शनिक मेंटलैंड को माना जाता है। इनका जो समर्थन किया वो लास्की, बार्कर, लिंडसे, मैकाइवर, मिस फॉलेट, जीडीएस कॉल, डुगवी, जेम्स और फिंगिस ने किया। इसकी कुछ विशेषताएं हैं। यह राज्य की संप्रभुता का विरोधी है, परंतु राज्य को समाप्त नहीं करना चाहता, उसकी जो संप्रभुता है उसको सीमित करना चाहता है, पूरी तरह समाप्त नहीं करेगा, सीमित करना चाहता है। वो राज्य को अन्य समुदायों की तरह मानता है और राज्य को मुख्य रूप से दो कार्य सौंपना चाहता है।
विदेशी आक्रमणों से रक्षा और आंतरिक शांति व न्याय व्यवस्था। कुछ विचारक फिर इसको राज्य को कोऑर्डिनेशन का काम भी सौंपते हैं। विभिन्न जो समुदाय हैं उनके बीच कोऑर्डिनेशन काम राज्य का रहता है। दूसरा, राज्य व समाज में अंतर करते हैं। वो समाज को व्यापक इकाई मानते हैं, बड़ी इकाई मानते हैं, और उसकी एक उप इकाई जो है राज्य को मानते हैं। राज्य अन्य समुदायों की तरह से, जैसे चर्च है, सामाजिक अन्य संगठन है, धार्मिक संगठन है, इस तरह से मानते हैं। और सत्ता के विकेंद्रीकरण का समर्थन करते हैं। सत्ता का केंद्रीकरण होना वो तानाशाही या सर्वाधिकारवादी को मानते हैं। एक तरह इसका विकास इस तरह भी हुआ कि जो कोल्ड वार का एरा चल रहा था, दौर चल रहा था, उसमें अमेरिकन विचारकों ने अपनी व्यवस्था को ज्यादा डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए इस अवधारणा का विकास किया। और सोवियत संघ में जिसमें शक्ति का केंद्रीकरण होता जा रहा था, उसको कम डेमोक्रेटिक दिखाने के लिए या सर्वाधिकारवादी दिखाने के लिए भी इस विचारधारा का आगे विकास किया गया। इसके बाद हम संप्रभुता की अवधारणा में जो विभिन्न विचारकों ने योगदान दिया है, उनके जो विचार है उनका हम अध्ययन करेंगे। आपको एग्जाम में भी इसी तरह से जितने आप इनमें से याद कर सकते हैं उनके बारे में हमें लिखना होता है। तो सबसे पहले हमने गियर को देखा। इसकी बुक का नाम है पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडल एजेस। तो लगभग शुरुआत इनकी 1913 से ही हो रही है। इसमें एक बुक जरूर आएगी हेनरी मैन की, जो 1876 में है। ये ऑस्टिन की आलोचना के संदर्भ में देखा गया, परंतु स्थापना इनकी यहाँ गियर्क से ही होती है, विधिवत रूप से। गियर्क के जर्मनी का प्रसिद्ध विधि शास्त्री था। इन्होंने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल थ्योरी ऑफ मिडल एजेस 1913 में मध्यकालीन सामाजिक जीवन की खोज की, जिसमें स्वायत्तशासी संघ थे जिन्हें गिल्ड कहते थे। उसके शब्दों में, राज्य को यह बात स्वीकार कर लेनी चाहिए कि प्रत्येक समुदाय का अपना कर्तव्य होता है, भले ही उसे राज्य मान्यता दे या न दे। तो जो स्वायत्तशासी संघ थे, गिल्ड थे, ये एक तरह से ऑटोनोमस थे, और वो उनको मानते हैं कि जिस तरह से ऑटोनोमस थे, उनके ऊपर वो राज्य इनके ऊपर नियंत्रण नहीं कर रखता था, उसी प्रकार ही आज होना चाहिए। मैंटलैंड इंग्लैंड का निवासी था। उसने गियर की पुस्तक का अंग्रेजी में अनुवाद किया। वह गिल्ड की प्रशंसा की, इसलिए इन दोनों को बहुलवाद का जनक माना जाता है। गियर को और मैंटलैंड को संयुक्त रूप से बहुलवाद का जनक माना जाता है। इसका समर्थन भी लियो डुगवी, बार्कर, लिंडसे, मैकाइवर, मिस फॉलेट, जी.डी.एच. कॉल, फिंगिस इत्यादि ने किया। इनका वर्णन हम देख सकते हैं नीचे। ह्यूगो क्रेब ने अपनी पुस्तक मॉडर्न आइडिया ऑफ स्टेट 1922 में इसके बारे में लिखा। ये हॉलैंड के निवासी थे। इन्होंने कानूनी संप्रभुता की आलोचना की, जैसा हॉब्स, बेंथम, ऑस्टिन ने माना, उसकी आलोचना की और कहा कि राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता। राज्य कानूनों का निर्माण नहीं करता, बल्कि कानून राज्य का निर्माण करते हैं। कानून ही है जो राज्य का निर्माण करते हैं। दूसरा, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है इनका कि कानूनी संप्रभुता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। जो कानूनी संप्रभुता की धारणा है उसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये अब प्रासंगिक नहीं रही है। फिर देखिए अर्नेस्ट बार्कर, पॉलिटिकल थॉट इन इंग्लैंड, इन्होंने 1915 में लिखी। तो इनकी दूसरी पुस्तक भी है सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। बार्कर राज्य का सेवाधर्मी, यानी सर्विस स्टेट, जो सेवा करने वाला, वह लोक कल्याणकारी मानता है। उन्होंने माना कि सत्ता विभिन्न समूहों में होनी चाहिए, क्योंकि व्यक्तित्व राज्य का नहीं व्यक्ति का होता है। इनका मत है कि कोई भी सिद्धांत इतना बेकार व तर्कहीन नहीं हुआ जितना संप्रभुताधारी राज्य का सिद्धांत। ये काफी प्रसिद्ध कथन है। कोई भी सिद्धांत इतना बेकार व तर्कहीन नहीं हुआ जितना संप्रभुताधारी राज्य का सिद्धांत। फिंगिस की पुस्तक देखते हैं हम, सर्च इन द मॉडर्न स्टेट। इसमें उन्होंने अपने विचार व्यक्त किए। इनका मत क्या है
कि कानूनी संप्रभुता की अवधारणा निष्फल हो गई है। संप्रभुता का विचार पुंज अंधविश्वास है, यह देवी अधिकारों के समान समाप्त हो जाएगी, यानी ये निष्फल हो गई एक तरह से। दूसरा, यह राज्य को अन्य समुदायों के नियंत्रण की शक्ति देता है, यानी फिर भी राज्य को महत्वपूर्ण मानता है कि जो अन्य समुदाय है उनका नियंत्रण करने का राज्य करे। हेनरी मैन, अर्ली हिस्ट्री ऑफ द इंस्टीट्यूशंस, ये ऑस्टिन की आलोचना की थी, काफी प्रसिद्ध आलोचना है, जो ऑस्टिन ने कहा था कि समाज में ऐसा कोई मानव प्रभु होता है जिसकी आज्ञा का लोग स्वाभाविक रूप से पालन करता है, तो समाज में वो संप्रभुताधारी है। तो इसके आलोचना ने कहा कि ऐसा मानव प्रभु मिलना बहुत कठिन है। इन्होंने कहा कि संप्रभुता तारों के पुंज के समान फैली हुई है, तारे फैले होते हैं आसमान में, वो अलग उसी तरह से फैली हुई है, वो एक पॉइंट पर नहीं है। फिर मिस फॉलेट, मैरी पार्कर फॉलेट, पुस्तक द न्यू स्टेट 1918 में। इनका मत है कि बहुलवाद भविष्य के लिए भविष्यवाणी है, यानी ये चीजें भविष्य के अंदर आएगी, अभी नहीं आएगी। भविष्यवाणी यानी भविष्य में आएगी ही आएगी, और मैं संशोधन करता हूँ कि भविष्य में बहुलवाद ही आएगा, इसलिए हम पहले से बता रहे हैं, पहले से भविष्यवाणी कर रहे हैं कि बहुलवाद आएगा, और ये बहुलवाद भविष्य के लिए भविष्यवाणी है। दूसरा, बहुलवाद स्वतंत्रता को बढ़ाती है, और तीसरा, बहुलवाद संघात्मक शासन पर बल देती है। जहां संघात्मक होगी, डिसेंट्रलाइजेशन होगा, वहां बहुलवाद होगा। परंतु राज्य को अन्य समुदाय पर नियंत्रण की शक्ति भी देती है, यानी राज्य को फिर भी महत्वपूर्ण स्थिति है, जैसा फिंगिस ने कहा कि अन्य समुदाय के नियंत्रण की शक्ति है, इसी तरह से ये भी मानते हैं मिस फोलेट भी कि अन्य समुदाय पर नियंत्रण यानी राज्य महत्वपूर्ण है। फिर हम देखते हैं लास्की, ये बहुत ही प्रसिद्ध विचारक है इंग्लैंड के। इनकी जो सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक है ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स है, 1925 में लिखी। इसी रेफरेंस में उन्होंने और भी पुस्तक लिखी है जो सॉवरेंटी पर है, संप्रभुता पर, अथॉरिटी इन द मॉडर्न स्टेट, फाउंडेशन ऑफ सॉवरेंटी, प्रॉब्लम ऑफ सॉवरेंटी, इस पर काफी विस्तार से उन्होंने विचार किया है। इन्होंने एकलवाद व कानूनी संप्रभुता की आलोचना की। पहले इनके मत यह है कि समाज संघात्मक है तो सत्ता भी संघात्मक होनी चाहिए। उन्होंने माना समाज जो है वो संघात्मक है और तो सत्ता भी संघात्मक ही होगी। दूसरा, शासक रीति रिवाजों की अवहेलना नहीं कर सकता। शासक जो है वो रीति रिवाजों की अवहेलना नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कहा जाए पंजाब में जो है पगड़ी नहीं रखेंगे और दाढ़ी नहीं बढ़ाएंगे, तो ये रीति रिवाज और धर्म का अंग है, तो इसका लोग मानेंगे नहीं। फॉर एग्जाम्पल ये बताया गया है। तो इस तरह रीति रिवाजों के अनुसार ही कानून होना चाहिए। तीसरा, राज्य सामाजिक संघों में से एक है, जो अन्य सामाजिक संघ है उसी के समान ये एक संघ है। उनका कथन है कि राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक होगा अगर संप्रभुता के सिद्धांत को इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए। ये इनका विचार जो है ह्यूगो क्रेब से मिलता जुलता है, शब्दों का ही अंतर है। राजनीति विज्ञान के लिए स्थायी रूप से लाभदायक होगा अगर संप्रभुता के सिद्धांत को इसमें से निकाल दिया जाना चाहिए। और ह्यूगो क्रेब ने जो कहा है वो कानूनी संप्रभुता की धारणा को राज्य सिद्धांत से निकाल देना चाहिए। और दूसरा कथन इनका कि संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक दर्शन के लिए वैध नहीं है। परंतु लास्की के चिंतन में कुछ उतार चढ़ाव है। सबसे पहले उन्होंने बहुलतावादी रहे, फिर संशोधित बहुलतावादी, फिर वो मार्क्सवादी, फिर सार्वजनिक हित में राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार कर लिया उन्होंने। और 1934 में पुस्तक जो लिखी उन्होंने, क्राइसिस इन द मॉडर्न स्टेट, क्राइसिस इन द मॉडर्न स्टेट, तो उसमें बहुलवाद की दुर्बलता स्पष्ट मानी और कहा कि संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यानी वो वापिस एकलवाद की तरफ मुड़ते हैं। बहुलवाद की फिर आलोचना करते करते क्योंकि संकट काल के लिए था, और फिर एकलवाद ही अंत में उन्होंने माना, परंतु विचारों में उनके संशोधन होता रहा। हम देखते हैं मैकाइवर, ये अमेरिका के बहुत ही प्रसिद्ध समाजशास्त्री, इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक भी है द मॉडर्न स्टेट 1926 और द वेब ऑफ गवर्नमेंट 1947। इन्होंने जो विचार दिए समाज को ध्यान में रखते हुए, समाजशास्त्री थे,
कि रीति रिवाज शासक की शक्ति को सीमित करते हैं। जो रीति रिवाज होते हैं वो सीमित कर देते हैं इसका शक्ति कि उनका उल्लंघन करके कानून वो नहीं बना सकता। दूसरा, राज्य कानून की घोषणा करता है, उसका निर्माण नहीं करता। यानी घोषणा ही कर रहा है, निर्माण नहीं कर रहा, वो रीति रिवाजों के आधार पर ही होता है उसका निर्माण। तो और साथ एक प्रसिद्ध कथन है, राज्य कानून का पिता व शिशु है। पिता भी है और शिशु भी है। तीसरा, राज्य का स्वरूप मूलतः निगम है, वह सेवाधर्मी है, सर्विस स्टेट व लोक कल्याण का। उसका काम जो लोक कल्याण का है, सर्विस स्टेट है और सेवाधर्मी है, वो स्टेट सेवा का काम करेगा, जनता की भलाई के लिए काम करेगा। और चौथा, राज्य कानूनों का पालन उपयोगिता का कारण होता है कि लोग कानूनों का पालन क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि उपयोगिता है। उपयोगिता यानी उनका पालन करने से फायदा होगा और अगर उल्लंघन करते हैं तो हमें नुकसान ज्यादा होगा, इसलिए पालन कर लेते हैं। तो ये इनका विचार था। अब हम देख सकते हैं कि विभिन्न विचारकों ने अलग अलग तरीके से दिए, इनको आप याद करना चाहिए और ये एग्जाम्स वगैरह पूछे भी जाते हैं। गियर, ह्यूगो क्रेफ, अर्नेस्ट बार्कर, फिंगिस, हेनरी मैन, मिस फॉलेट, लास्की और मैकाइवर। हम देखते हैं इसकी आलोचना कि अराजकता को जन्म। जिस तरह भूलवादी हैं वो समाज में संप्रभुता जो एकलवादी अवधारणा है, एक पॉइंट पर एक जगह पर रहनी चाहिए शक्ति, एक ही सर्वोच्च हो सकता है, तो उससे समाज में शांति व्यवस्था बनी रहती है। तो इसका कारण भी राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, अगर इसे हटा दिया जाए तो अराजकतावाद में संघर्ष की स्थिति पैदा हो जाएगी। अंतर विरोध है, इसमें कंट्राडिक्शन है। बहुलवाद एक तरफ तो राज्य की संप्रभुता का विरोध करते हैं, दूसरी तरफ उसको अन्य संस्थाओं से तालमेल बिठाने का और नियंत्रण करने की शक्ति भी देते हैं। यानी एक तरफ तो उसको विरोध कर रहे हैं, फिर उसको नियंत्रण की शक्ति भी देते हैं। तो जैसे फिंगिस ने दे रही, फिंगिस और मिस फॉलेट जो है, फिंगिस और मर पर अन्य समुदाय के नियंत्रण की शक्ति भी देते हैं। तो लास्की ने भी राज्य के हस्तक्षेप को स्वीकार किया है। तो ये नियंत्रण की शक्ति देते हैं। तो दो बातों में कंट्राडिक्शन है, अंतर विरोध हो गया कि एक तरफ तो अन्य समुदाय के समान भी मानते हैं और फिर उसको नियंत्रण की शक्ति देते हैं, नियंत्रण की शक्ति देते हैं तो फिर राज्य ऊपर हो जाता है। तीसरा, राज्य अन्य समुदाय के समान नहीं है। राज्य जो अन्य धार्मिक और सामाजिक समूह है उस तरह से नहीं है। राज्य के कुछ विशिष्ट कार्य हैं, इसके लिए उसकी स्थिति जो है अन्य समुदायों से ऊपर और विशिष्ट बनी हुई है उसकी। और कानून संबंधी धारणा जो है गलत है उनकी, कि बहुलवादी कानून को राज्य से ऊपर मानते हैं, कानून को ऊपर ही मानते हैं कि वो राज्य सिर्फ घोषणा करता है ऐसा मानते हैं, परंतु कानून के पीछे राज्य की शक्ति नहीं होती तो कानून का पालन भी नहीं होता है। फिर राष्ट्रवाद विरोधी, बहुलवादी जो है अंतर्राष्ट्रीयवाद व विश्व नागरिकता की चर्चा करते हैं, नागरिकों से देश की बजाय अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के प्रति भक्ति की अपील करते हैं। तो ये एक तरह से राष्ट्रवाद का विरोध करते हैं। अगर भारत में संप्रभुता का निवास देखें तो कानूनी रूप से संविधान संप्रभु है और ब्रिटेन में संसद संप्रभु मानी जाती है। विश्व में एकमात्र संसद है जो संप्रभु है। विधायी संप्रभु राष्ट्रपति व संसद संयुक्त रूप से है। संवैधानिक संप्रभु राष्ट्रपति और राजनीतिक संप्रभु या अंतिम रूप से भारत के लोग संप्रभु हैं। इस वीडियो में जो रेफरेंसेस लिए गए हैं और इससे संबंधित अगर और अध्ययन करना चाहते हैं तो स्लाइड पर देख सकते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट है विकिपीडिया की, सॉवरेनिटी से संबंधित, जैसी जोहरी की राजनीतिक सिद्धांत, ओपी गाबा की राजनीतिक सिद्धांत की रूपरेखा, एसएल वर्मा की मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी और मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहनलाल गोस्वामी का जिस पर लिंक दिया है, इस पर भी आप देख सकते हैं। धन्यवाद। यह आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के नवाचार एवं कौशल विकास कार्यक्रम से संबंधित है।